जय हिंद। आज इस क्लास में हम रसखान जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। देखने वाले नहीं हैं, इसको हम समझने वाले भी हैं और रटने वाले भी हैं। देखिए, कोई बच्चा लिखता है सेम टू सेम जीवन परिचय लिखता है तो उसको फुल में फुल नंबर मिलता है। क्यों मिलता है? और कोई बच्चा लिखता है तो उसको नंबर ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, पूरा यहाँ पर मैटर हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम रसखान जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, ये हर वीडियो में हम बता चुके हैं कि रसखान जी का जीवन परिचय या कोई भी लेखक का जीवन परिचय लिखने से पहले कवि को सम्मानित किया जाता है। उसके बाद जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा और हिंदी के क्षेत्र में क्या किया, 5-6 हेडिंग जो है उसको रटना पड़ता है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे कि एग्जामिनर को नज़र में हम थोड़ा अच्छा दिखें। अच्छा मतलब देखिए, यहाँ पर देखिए, मुझे रसखान जी का जीवन परिचय लिखना है। तो लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे एक रूपरेखा तैयार कर लिया जाता है। रूपरेखा का मतलब एग्जामिनर की नज़र में हम अच्छे दिखने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बता दीजिए, मतलब शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट तरीके से आप एग्जामिनर को बता देंगे कि हाँ, हमको जन्म याद है, मृत्यु याद है, जन्म स्थान याद है, बचपन का नाम याद है और भाषा याद है। तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ, बच्चा कुछ पढ़ा है तो यहाँ पर 1 नंबर इसके लिए दे देगा फटाक से। कुछ सोचेगा समझेगा नहीं और देखेगा ये अच्छा से लिखा हुआ है, इसके लिए 2 नंबर दे देगा। टाइम थोड़े लगाते हैं सब एग्जामिनर चेक करने में, कॉपी फटाफट चेक होती है कॉपी। और यहाँ पर लिखा है हाँ कि रचना अच्छा से लिखा हुआ है, 1 नंबर इसके लिए दे देते हैं। 3 नंबर क्लियर हो गया, ऐसे ही 4 नंबर क्लियर हो गया, तो ऐसे ही आपको नंबर मिलेगा। तो अब देखिए, इसमें ज़्यादा भावजाल नहीं है। भावजाल किस में है? इसमें और रचना में। ठीक है, 2 चीज़ में डिपेंड रहता है जीवन परिचय। अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे सबको पता है। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग बना लेते हैं, ये तो सबको पता होता है। अब इसको रटते कैसे हैं कि कोई भी लेखक या कवि का जीवन परिचय हमको याद करना है ना, तो उसको सबसे पहले ना उसका नाम तो अच्छे से याद होना चाहिए। जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उसने क्या किया, कहाँ पढ़ाई की, सब क्या किया, इस वीडियो में यही समझने वाले हैं, इसको रटने वाले हैं। देखिए, परिचय लिखने से पहले यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर इसको सम्मानित किया जाएगा कैसे। कृष्ण काव्य धारा के कवि, ये कृष्ण काव्य धारा कवि रसखान जी का जन्म सन 1553 ईस्वी में हुआ। ये मतभेद है, इनके जन्म के संबंध में भी मतभेद है। विद्वानों को डिक्लेयर नहीं पता है कि 1553 में ही हुआ था। आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे कृष्ण काव्य धारा के कवि रसखान जी का जन्म सन 1553 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? ये तो दिल्ली में हुआ था। यहाँ पर बता दिया है कि हाँ, दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। यहाँ पर हम लिखे भी हैं, इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। किसका? रसखान जी का। और ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते थे। ये दिल्ली है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, वहाँ के ये पठान सरदार कहे जाते थे। याद रखिएगा, पठान सरदार। और देखिए, कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवास मानते हैं। जैसे दिल्ली का इनका जन्म हुआ था, कुछ विद्वान जो हैं ये पिहानी गांव है, वहाँ का निवास इनको मानते हैं। अब देखिए, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि हाँ, कोई इसी विषय में कि पिहानी में जन्म हुआ था, कोई इसका प्रबल प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। दिल्ली में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। और कुछ विद्वान इनका जन्म पिहानी में मानते हैं और इसका प्रमाणिक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है। और इनका जन्म दिल्ली में हुआ था, यहाँ पे लिख दिया हम। ये गुसाई विठलनाथ के शिष्य हो गए थे, थे, यहाँ पर गए नहीं, यहाँ पर थे। याद रखिएगा कि ये गुसाई विठलनाथ के शिष्य थे। रसखान जी आरंभ से ही, याद रखिएगा, ये गुसाई विठलनाथ के शिष्य थे और रसखान जी आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिनचर्या के बारे में बताए हैं। ऊपर तो क्लियर हो गया, ये रटने वाला चीज़ क्लियर हो गया कि पिहानी में जन्म हुआ था और दिल्ली में, और सैयद इब्राहिम बचपन का नाम था। और जन्म कब हुआ था? 1553 ईस्वी में। विठलनाथ जो थे इनके गुरु थे, नहीं, शिष्य हो गए थे। ये हम जाने गुरु हैं, ठीक है, शिष्य हो गए थे। और देखिए, यहाँ पर से खेला स्टार्ट होता है। खेला मतलब समझने वाला। देखिए कैसे लिखे हैं हम। रसखान जी आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे और ये जितना ही कृष्ण के रूप में सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे, उतना ही देखिए कृष्ण के भक्ति में, यहाँ पर पहले हम बता चुके कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। तो जैसे कृष्ण के पाठ में उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गए थे, उतना ही
उनकी लीला भूमि ब्रज के प्रति प्राकृतिक सौंदर्य के पर भी मतलब मुग्ध हो गए थे। ये याद करना पड़ेगा, लीला भूमि ब्रज प्राकृतिक के सौंदर्य पर भी मुग्ध हो गए थे। जैसे उनके रूप में मुग्ध हो गए थे, उनका जो मतलब प्राकृतिक है, रूप है, भक्ति है, उन पर भी मुग्ध हो गए थे। कौन? रसखान जी। कृष्ण जो हैं कृष्ण जी पर मुग्ध हो गए थे। और देखिए कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता गहनता का भाव मिलता है। कृष्ण के प्रति जो रसखान जी का प्रेम है वो बहुत गहरता मतलब गहराई तक मिलता है और इसी कारण से इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। क्यों डालती हैं? क्योंकि ये रसखान जी हैं वो कृष्ण के प्रति बहुत लगाव प्रेम रखते हैं। इसी कारण इनकी जो रचना है ना ये बहुत प्रभाव डालती है और अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं लोकप्रिय हो गई। इनके भाव में प्रबल था, दम था, और इनके भाव में जो सरलता था, कठोरता नहीं था, सरलता के कारण इनकी जो रचना है लोकप्रिय मतलब पूरा फेमस हो गई। और सन 1618 ईस्वी में लगभग याद रखिएगा, लगभग 1618, ये डिक्लेयर नहीं है, लगभग 1618 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई और लास्ट में रचना लिख देते हैं, इसके लिए 1 नंबर मिल जाता है। तो ये बताइएगा पूरा समझ में कैसे आया, मतलब समझ में आया कि नहीं? कमेंट बॉक्स है वहाँ बता सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।